हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2025 बोर्ड एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन 2025 बोर्ड एग्जाम में जो है आपको मिल सकते हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x प्लस के वाई बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 का एक अद्वितीय हल है। देखिए, हमें दो जो है रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं और इनमें हमें के का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके लिए इन दोनों रैखिक समीकरण युग्म का कैसा हल होना चाहिए, अद्वितीय हल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जो है देखते हैं, हमें समीकरण प्राप्त है 2x प्लस के वाई बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7। ये दो समीकरण हमें जो है ज्ञात हैं। सबसे पहले इन्हें हम जो है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 इस रूप में रखेंगे। तो इस रूप में रखते हैं तो हम देखते हैं, इसे हम जो है पहले समीकरण को लिख सकते हैं 2x प्लस के वाई और एक इधर आएगा माइनस 1 बराबर 0 और इसे हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक उसी तरह से दूसरे समीकरण को हम देखते हैं तो दूसरा हमारा है 3x माइनस 5y, 7 को इधर लेंगे माइनस 7 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। इस तरह से हमें दो समीकरण प्राप्त हुए। तो किस तरह से हम ज्ञात करेंगे के का मान, जबकि समीकरण का एक अद्वितीय हल है? तो हम देखते हैं, सबसे पहले इसमें हम a1 b1 और c1 तथा a2 b2 और c2 का मान ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं समीकरण का अद्वितीय हल होगा यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 के। ठीक, अगर जो है ऐसा कंडीशन लागू होगा तभी समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। तो इस तरह से कंडीशन हम लागू यहाँ पे करेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पे a1 हम देखते हैं x का गुणांक a1 है, a1 बराबर 2, b1 देख रहे हैं y का गुणांक b1 बराबर k। वैसे c1 से हमसे कोई मतलब नहीं है तो केवल हम a1 b1 और a2 b2 लिखेंगे। और a2 बराबर हम देखते हैं यहाँ पे दूसरे समीकरण में x का गुणांक a2 अर्थात 3 और b2 बराबर हमारा कितना है -5। इस तरह से a1 a2 और b1 b2 हम ज्ञात किए। हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। एक अद्वितीय हल होगा किस कंडीशन में? यदि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 के। ठीक, a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं होगा तो समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। अब जो भी a1 और a2 का और b1 b2 का मान हमें ज्ञात है यहाँ पे हम रखेंगे। हम देखते हैं a1 बराबर 2, a2 बराबर 3। ठीक, तो यहाँ पे देखिए a1 बटे a2 हम देख रहे हैं हमारा ज्ञात है 2 बटा 3 और b1 बटे b2 हम देख रहे हैं b1 बटे b2 k बटे -5। a1 बटा a2 बराबर 2 बटा 3, b1 बटे b2 बराबर k बटे -5। तो ये कंडीशन लागू होगा, अर्थात हम देखते हैं कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 के। तो यहाँ a1 बटा a2 की वैल्यू लिखेंगे हम 2 बटा 3 बराबर नहीं k बटा -5 के। अब हम तिरक गुणा कर देते हैं, k का 3 में गुणा करेंगे 3 के बराबर नहीं 5 दूना 10 -10 तो k बराबर नहीं -10 बटा 3। ठीक, और इस तरह से यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक, तो इस तरह से जो है क्वेश्चन जब भी आपको मिलेंगे तो सबसे पहले समीकरण को आप किस रूप में लिखेंगे? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप में लिखेंगे। और जो है अगर एक अद्वितीय हल हो रहा है
तो उसका कंडीशन आप जानते हैं A1 बटा A2 बराबर नहीं B1 बटा B2 के, तो इसमें C1 और C2 हमें लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। A1 x का गुणांक A1 बराबर 2, y का गुणांक B1 बराबर k, और दूसरे समीकरण में देखेंगे x का गुणांक, इसे हम लिखेंगे A2 बराबर 3, और y का जो गुणांक होगा -5 चिन्ह सहित हम देखेंगे -5 अर्थात B2 बराबर -5। समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा यदि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। A1 बटा A2 का मान हम देख रहे हैं 2 बटा 3 और B1 बटा B2 k बटा -5। तो A1 बटा A2 बराबर नहीं B1 बटा B2 के, तो हम देखेंगे 2 बटा 3 बराबर नहीं k बटे -5 के। हम तिर्यक गुणा करेंगे 3 के बराबर नहीं 5 दूना, अरे 10 दूना, सॉरी, हाँ 5 दूना -10, तो k बराबर नहीं -10 बटा 3, और यही हमारा आंसर होगा। चलिए इसे नोट करिए आप लोग। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए कोई शंकु है, उसकी हमें त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई दी गई है, और हमें उसकी तिर्यक ऊंचाई तथा आयतन ज्ञात करना है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले एक आप जो है शंकु का फिगर बनाइए। हम देख रहे हैं एक शंकु है और इसकी ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई इसकी हमें ज्ञात है 12 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। शंकु दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई और इसका आयतन ज्ञात करना है। हम देखेंगे शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई को किससे प्रदर्शित करेंगे? h से। तो h बराबर हमारा है 12 सेंटीमीटर। ठीक, आगे देखते हैं। त्रिज्या इसकी दिया हुआ है, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या को r से प्रदर्शित करेंगे हम। तो त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर। हमसे शंकु का पूछ रहा है सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? यल से। तिर्यक ऊंचाई को यल से प्रदर्शित करते हैं। यल बराबर होता है √h² प्लस r²। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यदि ऊंचाई और त्रिज्या हमें दी गई है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई यल को हम किस तरह से निकालते हैं? √l² प्लस r²। तो यल इक्वल टू h का मान आप देख रहे हैं 12, 12 का स्क्वायर प्लस r की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर। यल बराबर 12 में आप 12 का गुणा करेंगे, 12 बरहिया में 144, और प्लस 5 में 5 का 5 पचे 25। इस तरह से यल हमें प्राप्त हुआ √144, 25 जोड़ देंगे 5 4 9, 4 2 6, 1 169। तो यल बराबर 169 का वर्गमूल आप निकालेंगे 13 आएगा आपका। कितना आएगा? 13, क्योंकि 13 का वर्ग होता है 169। ठीक, इस तरह से शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमें क्या प्राप्त हो गई? 13 प्राप्त हो गई। शंकु की ऊंचाई h हमें ज्ञात थी और त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं। r बराबर 5 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई l बराबर √h² प्लस r²। तो h की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 12, 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, 12 बरहिया में 144, 5 पचे 25, दोनों को हम जोड़ते हैं 169, और इसकी तिर्यक ऊंचाई आ गई क्या? l बराबर 169 का वर्गमूल निकाल देंगे आप 13 सेंटीमीटर। उसके बाद हमसे पूछा है शंकु का आयतन। ध्यान देंगे, शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई r²h। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r²h। यहाँ पे आप मान रखेंगे 1/3। ध्यान देंगे, यहाँ जो है पाई के वैल्यू 22/7 होती है, तो 7 से कोई कटेगा नहीं, इसलिए पाई का मान हम पाई रखते हैं। पाई गुणे r का मान हम देख रहे हैं 5 है, 5 का वर्ग, ऊंचाई h बराबर 12।
इस तरह से इसे जो है पाई के पदों में हम निकालेंगे। 3 से काट देंगे, 3 चौक 12, यहाँ पे हमें बचा पाई। अब 5 या वर्ग करेंगे, 5 पचे 25 गुणे 4, अब 25 चौका कितना हुआ 100 पाई। और जो है इस तरह से सम का आयतन क्या आया 100 पाई, पाई के पदों में। ठीक, यदि पाई का मान 22/7 आप रखते हैं तो इसका जो है मान दशमलव में आएगा। पाई के पदों में 100 पाई और इसका मात्रक होता है घन सेमी या सेमी क्यूब। इस तरह से जो है हम लिखेंगे 100 पाई घन सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमें एक शंकु दिया गया था जिसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर थी। उसकी तिर्यक ऊंचाई हमें प्राप्त हुई 13 सेंटीमीटर और आयतन क्या आया 100 पाई घन सेंटीमीटर। नोट करिए इसे आप। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि हमारा निर्देशांक ज्यामिति से है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। देखिए एक वृत्त दिया गया है और उसका व्यास जो है, व्यास के एक सिरे के निर्देशांक हमें ज्ञात है क्या 1, -4 और वृत्त के केंद्र के निर्देशांक हमें ज्ञात है 2, -3। तो दूसरे सिरे का निर्देशांक हमसे पूछा जा रहा है। तो हम देखेंगे यहां पर, हम देखते हैं कोई वृत्त हम ले लेते हैं इस तरह से। मान लीजिए कोई वृत्त है और जो है इसका व्यास हमें दिया हुआ है। ए बी इसका व्यास है, कोई वृत्त है और ए बी इसका व्यास है और इसका केंद्र हम ले लेते हैं ओ। ओ इसका केंद्र है। ध्यान देंगे कोई वृत्त है, इसका व्यास ए बी और केंद्र क्या है ओ है। केंद्र के निर्देशांक हमें दिए गए हैं 2, -3 और बी के निर्देशांक हमें ज्ञात हैं 1 और 4। तो हमसे ए का निर्देशांक पूछा जा रहा है। किसका? ए का निर्देशांक पूछा जा रहा है। ए का निर्देशांक हम ले लेंगे, मान लेंगे x1 और y1। क्या मान लिए? x1 और y1। इस तरह से हम देखते हैं अगर जो है ए बी का केंद्र ओ है, वृत्त का केंद्र ओ है, तो ओ जो है ए बी व्यास ए बी का मध्य बिंदु होगा। क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। क्योंकि जो है यहां से हम देखते हैं कि केंद्र जो है किसी व्यास का क्या होता है? मध्य बिंदु होता है। यहाँ पे हम देखते हैं ओ बी भी त्रिज्या हुई और ओ ए भी त्रिज्या हुई, अर्थात ओ से बी तथा ए दोनों समान दूरी पर स्थित हैं। जब ओ से दोनों समान दूरी पर स्थित हैं, क्योंकि वृत्त की कोई भी त्रिज्या होगी, सभी त्रिज्याएं वृत्त की बराबर होती हैं, तो इन दोनों से समान दूरी पर स्थित हैं, अर्थात ओ इसका क्या है? मध्य बिंदु है। तो हम देखते हैं यहां पे, तो ए बी में हम देखेंगे व्यास ए बी में, व्यास ए बी में हम देखेंगे इसका जो है हम एक्स वाई मान लेते हैं। इसका हम मान लिए जो है इसके निर्देशांक एक्स वाई। तो देखिए ए पहला बिंदु है, बी दूसरा बिंदु है। तो हम देखते हैं x1 बराबर हम ले लिए x और y1 क्या ले लिए? y1 बराबर y, एक्स वाई ले लिए। और x2 जो है x2 बराबर b के निर्देशांक 1 और y2 बराबर 4। हम देख रहे हैं ए के निर्देशांक हमें ज्ञात नहीं है, उसे ज्ञात करना है। तो ए के निर्देशांक को हम क्या ले लिए? एक्स वाई। ठीक, तो ए बी में हम मान लिए, माना बिंदु ए के निर्देशांक x, y है। व्यास ए बी में हम मान लिए कि बिंदु ए के निर्देशांक क्या है? x और y है। अब बिंदु बी के निर्देशांक हमें ज्ञात है क्या? 1, 4। तो x1 बराबर x लिए, y1 बराबर y और x2 बराबर 1, y2 बराबर 4। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु O के निर्देशांक हमें मालूम है, O के निर्देशांक
क्या ज्ञात है, 2 कामा -3 है, इसलिए हम लिख देंगे x बराबर 2 और y बराबर -3। तो जरा ध्यान दीजिए, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला आप जानते हैं, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। तो x1 प्लस x2 बटे 2 जो वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू होगी, x की, और y1 प्लस y2 बटे 2 जो वैल्यू आएगी किसकी वैल्यू होगी, y की। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। ठीक, x का मान आप देख रहे हैं 2 बराबर x1 का x और प्लस x2 का आप देखेंगे 1 बटे 2, तेरे गुणा कर दीजिए बटे 1 करके, x प्लस 1 बराबर 2 दूना 4, तो x बराबर 4 माइनस 1, x की वैल्यू आ गई 3। इस तरह से x का मान क्या प्राप्त हुआ, हमें 3 प्राप्त हुआ। उसी तरह से हम देखते हैं कि y बराबर हम लिख सकते हैं y1 प्लस y2 बटे 2, और y का मान क्या है, y का मान -3 है, -3 बराबर y1 y है और y2 4 है, तो y प्लस 4 बटे 2। फिर इसमें भी सेम उसी तरह से हम तिर्यक गुणा करेंगे, y प्लस 4 का गुणा जो है 1 में किया जाएगा, y प्लस 4 बराबर 3 दूना 6, माइनस है माइनस लगा दिए, तो y बराबर -6, 4 उधर जाएगा -4 होगा, y बराबर क्या हो गया, -10। इस तरह से हम देख रहे हैं कि x का मान हमें ज्ञात हुआ 3 और y का मान ज्ञात हुआ -10। तो हमसे a के निर्देशांक पूछा जा रहा था, किसके निर्देशांक, बिंदु a के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पे लिखेंगे बिंदु a के निर्देशांक क्या माने हैं हम, x कामा y। ठीक, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -10, निर्देशांक 3 कामा -10 है। a के निर्देशांक क्या ज्ञात हो गए हमें, 3 कामा -10। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन जो है जो भी आएंगे, जैसा कि आप जानते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y बटे 2। इस तरह से अगर जो है यहाँ केंद्र है तो केंद्र जो है व्यास के सिरों का जो व्यास का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। ठीक, तो यहां से इसके दोनों सिरे क्या होंगे, समान दूरी पर होंगे। तो इस फार्मूले से आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसे भी नोट करिए आप लोग। तो आइए बच्चों देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा द्विघात समीकरण से है। हम देखेंगे समीकरण x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त है, इसके मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। तो समीकरण हमें क्या मालूम है, देखिए x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। तो हम देखते हैं किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, अल्फा और बीटा। तो हमें इनके व्युत्क्रमों का योगफल निकालना है। तो उसके लिए जो है व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। उसके पहले सबसे पहले हमें जो है इस द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल की आवश्यकता होगी। तो हम यहाँ पे देखेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से हम तुलना करेंगे। तुलना करने पर हम देखते हैं a की वैल्यू हम देख रहे हैं, a बराबर यहाँ पे x का गुणांक है, a बराबर 1, b बराबर y, देखिए x स्क्वायर का गुणांक a हुआ, यहाँ x का गुणांक b हुआ, b बराबर -7 और c बराबर हमारा क्या हुआ 12। तो मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b बटे सी। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/c। तो हम देखेंगे -b क्या है -7, तो -7 बटे सॉरी -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो -7/1 बराबर माइनस हो जाएगा 7 और 1 का भाग देंगे तो 7 ही आएगा। ठीक, तो हम निकाले अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो माइनस लगाएंगे पहले, b की वैल्यू -7/1, माइनस प्लस 7 हो जाएगा, 1 का भाग देंगे तो 7 ही आएगा।
और जो है मूलों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। सी की वैल्यू देखेंगे हम 12 और ए की वैल्यू 1, तो 12 में 1 का भाग देंगे, क्या आया 12। तो अब मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल हमें ज्ञात हुआ, लेकिन हमें ज्ञात करना है मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, तो देखिए हम देखेंगे समीकरण के, द्विघात समीकरण के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, तो इसका व्युत्क्रम होगा, इसके मूल अल्फा और बीटा होते हैं, हम आपको बताए, तो इसका व्युत्क्रम होगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अल्फा का व्युत्क्रम 1/अल्फा, बीटा का व्युत्क्रम 1/बीटा। अब इन दोनों का योग हमें ज्ञात करना है, तो योगफल हम प्लस कर दिए। अब एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा का, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे देख रहे हैं बीटा एक के बीटा लिखेंगे और प्लस अल्फा एक का अल्फा लिखेंगे। अब ऊपर हम देख रहे हैं, ऊपर हमारा है अल्फा प्लस बीटा और नीचे क्या है हमारा अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मान इसीलिए हम पहले निकाल चुके हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा आया 7 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है 12। इस तरह से इस समीकरण के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल हमारा आया 7/12 और यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। जब भी इस तरह से जो है आपको व्युत्क्रमों का योगफल पूछे, आप व्युत्क्रमों का ठीक व्युत्क्रमों का योगफल पूछेगा तो आपको जो है मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल सबसे पहले निकालेंगे, उसके बाद इस तरह से व्युत्क्रमों का योगफल आप निकाल सकते हैं। चलिए नोट करिए इसे। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा सांख्यिकी से है। तो हम देख रहे हैं निम्नलिखित बारंबारता सारणी में एफ का मान ज्ञात कीजिए यदि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य 25 है। एक हमें बारंबारता सारणी दी गई है, तो सारणी दी गई है, इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है हम प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है। प्राप्तांक हम देखेंगे 0 से 10, जिसकी 20 में विद्यार्थियों की संख्या 6, 10 से 20, यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या यहाँ एफ दे दिया गया है, और 20 से 30 विद्यार्थियों की संख्या 6, 30 से 40 इसमें विद्यार्थियों की संख्या 10 और 40 से 50 विद्यार्थियों की संख्या 5। और इस तरह से इस जो है बारंबारता सारणी का माध्य हमें दे दिया है, माध्य में दिया है कितना 25, और इस यफ की वैल्यू पूछ रहा है कि यफ की जगह जो है कितना होना चाहिए, यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम जो है इसका माध्य ज्ञात किस तरह से जो है निकालते हैं, क्योंकि माध्य तो मालूम है तो फार्मूला वही लागू होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक ऐसी सारणी बनाते हैं जिसमें 4 कॉलम हो। तो देखिए एक सारणी हम बनाते हैं और इस सारणी में कितने कॉलम होने चाहिए 4 कॉलम होने चाहिए। तो हम देख रहे हैं पहला कॉलम हमारा है, पहला कॉलम में हम लिखेंगे प्राप्तांक, फिर अगला कॉलम हम देखते हैं दूसरा कॉलम, दूसरे में विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। अगला कॉलम तीसरा कॉलम हमारा होगा, इसमें हम लिखेंगे मध्य बिंदु, और लास्ट चौथा कॉलम हमारा होगा इस तरह से देखते हैं विद्यार्थियों की संख्या को हम यफ से प्रदर्शित करेंगे, अब मध्य बिंदु को यक्स से, तो चौथा कॉलम में हम लिखेंगे यफ इंटू यक्स। चलिए तो हम देखते हैं प्राप्तांक में हम सबसे पहले लिखेंगे 0 से 10,
10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से है हमारा 50। विद्यार्थियों की संख्या देखेंगे 6, इसमें यहाँ 6 और ये 10 है और लास्ट वाला हमारा 5 है। इस तरह से हम साड़ी तैयार किए। हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें एफ की वैल्यू ज्ञात करनी है कि एफ की जगह कितना होना चाहिए विद्यार्थियों की संख्या। तो देखते हैं तीसरे कॉलम में हम स्टार्ट करेंगे जो है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु हम किस तरह से निकालेंगे हम आप लोगों को बता चुके हैं। प्राप्तांक जो हमें दिया गया है इसमें इसे कहेंगे निम्न सीमा, इसे उच्च सीमा, दोनों को जोड़ करके उसका आधा अर्थात 2 का भाग हम दे देंगे। 0 और 10 जोड़ेंगे, 10, 10 का आधा कितना हुआ 5 और 10, 20, 30, 30 का आधा हम करेंगे 15, फिर 30, 20, 50, 50 का आधा 25 और 40, 30, 70, 70 का आधा 35 हुआ और 40, 50, 90, 90 का आधा क्या हुआ 45 हुआ। और जरा देखिए और ही जो है और ही कम समय में आप किस तरह से इसे मध्य बिंदु निकाल सकते हैं। हम देखते हैं दोनों में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहला जो है हम निकाल लिए 0, 10, 10, 10 का आधा 5 और हम सब में 10 जोड़ते जाएंगे, 5, 10, 15, 15, 10, 25, 25, 10, 35, 35, 10, 45। इस तरह से बार बार हमें दोनों को जोड़ करके 2 के भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम जो है बहुत कम समय में मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे है f इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स, एफ और एक्स का हमें गुणा करना है। तो 6 गुणे 5 हम गुणा कर लिए 30, कितना आया हमारा 30। 15 एफ में गुणा करेंगे तो हम यहाँ पे लिखते हैं 15 एफ, क्या होगा 15 एफ। 25 और छक्का, 25 छक्का 150, कितना हुआ 150। 35 दहा में 350 और 45 पंजे 5 पचे 25 की 5 हासिल लगा 2, 5 चौक 20, 2 22। इस तरह से एफ इंटू एक्स हमें प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि जानते हैं समांतर माध्य हमारा होता है, जरा ध्यान देंगे, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ हम देखते हैं, एफ का योग करेंगे, सिग्मा एफ हमें प्राप्त होगा। एफ को छोड़ करके अन्य सभी को हम जोड़ देंगे तो 6, 6, 12, 10, 22, 5, 27। तो सिग्मा एफ हमारा आया 27 प्लस एफ, 5, 10, 15, 6, 21, 6, 27 प्लस एफ। और ठीक उसी तरह से सिग्मा एफ एक्स हम याद करेंगे और इसमें भी हम 15 एफ को जोड़ छोड़ करके सभी को जोड़ देंगे। तो देखिए 0, 0, 0, 5 यहाँ पे प्राप्त हुआ 5। इधर देखते हैं 3, 3, 5, 8, 8, 5, 13, 13, 2, 15 की 5 हासिल लगा कितना 1, 1, 2, 3, 3, 6, 1, 7, 755 और प्लस यहाँ पे हमें क्या ज्ञात है 15 एफ, ठीक 755 प्लस 15 एफ। सिग्मा एफ हमें ज्ञात हुआ 27 प्लस एफ और सिग्मा एफ एक्स 755 प्लस 15 एफ। अब यहाँ पे समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो समांतर माध्य में दिया हुआ है, कितना दिया गया है 25 दिया है। समांतर माध्य की जगह हम लिखेंगे 25 बराबर सिग्मा एफ एक्स 755 प्लस 15 एफ बटे सिग्मा एफ हम देखते हैं 27 प्लस एफ, 27 प्लस एफ। यहाँ 25 की बटे 1 करके हम 13 गुणा करेंगे। 25 का गुणा होगा किसमें 27 और प्लस एफ में बराबर 1 का गुणा 755 प्लस 15 एफ में आप करेंगे तो सेम वही आएगा। हम लिखेंगे 755 और प्लस 15 एफ, ठीक 25 का गुणा करिए, 25 सत्ते 175, 175 की 5 हासिल लगा 17, 25 दूना 50, 50, 50 और 17 हम जोड़ देंगे 50, 17, 67 अर्थात 67, 675, 25 सत्ते 175 की 5 हासिल लगा
17, 25 दूना 50, 50 17 67, 675 प्लस 25 का गुणा एफ में करेंगे 25 एफ बराबर इधर 755 और प्लस 15 एफ एक तरफ हम करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं 25 एफ, 15 एफ इधर आएगा माइनस 15 एफ बराबर 755, 675 उधर जाएगा माइनस 675। 25 एफ में से 15 एफ घटाएंगे हमारा 10 एफ, कितना आया 10 एफ। इधर देखिए हम घटाते हैं, 5 में से 5 गया 0, अब 5 में 7 घटेगा नहीं, एक उधार लेंगे, इधर से 15, 15 में से 7 गए, क्या बचा 8 बचा। और इधर हम देखते हैं यहाँ पे 6, 6 में से 6 कैंसिल हुआ, तो 10 एफ की वैल्यू हमारी आई 80। हमें एफ की वैल्यू ज्ञात करनी है, एफ बराबर हम लिखेंगे 80/10 और 10 8 80। इस तरह से एफ की वैल्यू क्या निकल के आई 8। तो इस तरह से एक बारंबारता सारणी हमें दी गई थी जिसका समांतर माध्य हमें प्राप्त था 25, और उसमें जो है एक जगह विद्यार्थियों की संख्या को एफ से प्रदर्शित कर दिया था, उस एफ की वैल्यू ज्ञात करनी थी। ठीक उसी तरह से जिस तरह से समांतर माध्य हम निकालते हैं, इस तरह से एक ऐसी सारणी बनाए जिसमें 4 कॉलम हो, पहला कॉलम प्राप्तांक, दूसरा विद्यार्थियों की संख्या, तीसरा मध्य बिंदु और चौथा एफ इंटू एक्स। और इस तरह से जो है इस सारणी को पूरा करते हुए हम एफ का योग ज्ञात किए सिग्मा एफ, और यहाँ पे एफ एक्स का योग ज्ञात किए सिग्मा एफ एक्स। और हमें समांतर माध्य ज्ञात था कि जैसा जानते हैं समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, और सारे मान को रख करके हम एफ की वैल्यू प्राप्त किए जो कि हमारा आया कितना 8। ठीक, तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसके अंक भले चेंज होंगे लेकिन मेथड यही होगा, और आप इस तरह से इस क्वेश्चन को जो है हल कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास में बस यहाँ तक, फिर अगली क्लास में मिलेंगे आपको और नए क्वेश्चन के साथ।